नमस्कार बच्चों, मैं अमित कुमार गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं इसरो एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सभी लोग स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे। कि जैसा आपको पता है कि हम लोग आपके लिए रेगुलर क्लासेस आपको मिल रही हैं यूट्यूब पर और टेक्निकली काफ़ी अच्छी क्लासेस हैं। तो आपका उद्देश्य ये होना चाहिए कि उन क्लासेस को पढ़ें, देखें और उनको समझें। कोई समस्या होती है अगर आप बनारस में हैं तो आप डायरेक्ट आके हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, मिल सकते हैं। इसरो एकेडमी में अभी आप जानते हैं कि देखिए दशहरा और दिवाली के बाद हमारा ऑफ़र कंटिन्यूटी में चल रहा है। तो आप उस ऑफ़र का यूज़ करिए। जो पुराने बच्चे हैं वो नए लोगों को बता सकते हैं ऑफ़र के बारे में। 2000 का डिस्काउंट चल रहा है, ठीक है, तो आप उसका लाभ उठा सकते हैं। और अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। जैसा कि आपको पता है लास्ट टॉपिक पे हम लोगों ने आइसोटोप्स के बारे में पढ़ा था। क्या होते हैं आइसोटोप्स और उनका यूजेस क्या होता है। आज उसी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जुड़ा होता है आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन को लेकर। एग्जाम में आप देखेंगे कई बार इससे क्वेश्चंस होते हैं कि हाइड्रोजन जो एलिमेंट है, हाइड्रोजन तत्व है, इसके आइसोटोप्स के बारे में। तो कौन कौन से 3 आइसोटोप्स होते हैं इसके। तो आइसोटोप्स क्या होते हैं या समस्थानिक जिसको कहते हैं हम लोग, तो समझते हैं कि समस्थानिक आइसोटोप्स सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट एटॉमिक मास होता है। मीन्स ऐसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है लेकिन उनका द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है। एक ही तत्व के होते हैं वो एलिमेंट, सेम एलिमेंट। तो देखिए हाइड्रोजन के 3 होते हैं आइसोटोप्स जिसको हम लोग प्रोटियम, ड्यूटेरियम और शायद आपको नज़र नहीं आ रहा होगा ये पेन का कलर, तो मैं चेंज कर लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। चलिए, ये प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम 3 होते हैं। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। तो प्रोटियम जिसकी हम लोग बात करते हैं, ड्यूटेरियम, और तीसरा ट्रिटियम। ठीक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम ये जो होते हैं, ठीक है। देखिए इन 3 आइसोटोप्स की बात होती है। एक फिक्स पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं। देखिए इनका नाम क्या है, इनका एटॉमिक नंबर, इनका एटॉमिक मास का। तो देखिए सेम एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर तो सब में सेम होगा लेकिन उनके मास डिफरेंट होते हैं। तो देखिए जो प्रोटियम होता है इसके न्यूक्लियस में सिर्फ प्रोटॉन होता है, ध्यान रखिएगा, सिर्फ प्रोटॉन होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। मीन्स नो या एब्सेंस ऑफ न्यूट्रॉन। तो इसमें न्यूट्रॉन होता ही नहीं, ये स्पेसिफिक है इसीलिए। तो ध्यान रखिएगा किस हाइड्रोजन के किस आइसोटोप्स में न्यूट्रॉन होता नहीं है, ठीक है। एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए इसको हम प्रोटियम कहते हैं। और ध्यान रखिएगा कौन सा आइसोटोप्स है हाइड्रोजन का जो प्रकृति में, नेचर में सबसे अधिक मात्रा में, क्वांटिटी की बात कर रहा है, तो ये 99.98%। तो ओवरऑल प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम में सबसे अधिक कौन मात्रा में पाया जाता है, तो सबसे अधिक मात्रा में है, हम बताएंगे प्रोटियम। काफ़ी प्रचुर मात्रा में, मीन्स बहुत ही ज़्यादा एबंडेंट है, बहुत ही ज़्यादा रिच पैमाने पर ये मिलता है। तो अमाउंट की बात करें तो हाइड्रोजन का वो आइसोटोप्स जिसमें न्यूट्रॉन एब्सेंट होता है, केवल प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इनका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास 1 होता है, ठीक है। दूसरे की हम बात करते हैं ड्यूटेरियम की। देखिए ड्यूटेरियम से कई क्वेश्चंस होते हैं। इसके न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन होता है, 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। इनका जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, आइदर प्रोटॉन की संख्या या इलेक्ट्रॉन की संख्या, कोई एक होती। लेकिन जो हमारा एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास होता है कि जितना हमारा न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन, इनकी संख्या को मिलाकर होता है हमारा, ठीक है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन ऐड कर देते हैं तो ये 2, तो मास नंबर होता है 2। तो ड्यूटेरियम में 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रो, इसे डी भी कहते हैं। ड्यूटेरियम के कारण इसे डी भी इंडिकेट करते हैं, तो ध्यान रखिए ड्यूटेरियम या H2 हाइड्रोजन 2 भी कह देते हैं हम इसे। देखिए इसका यूज़ काफ़ी है
इसके यूज़ कई होते हैं, कई लाभ होते हैं इसके, इसका इन्हीं का यूज़ हम लोग एटॉमिक हथियारों में, मिसाइल्स वगैरह में करते हैं, न्यूक्लियर वेपन्स को बनाने में करते हैं, इनका हम यूज़ मेडिसिन्स में भी करते हैं, परमाणु संयंत्रों को में। और ट्रेसिंग आगे हम पढ़ेंगे क्या होता है, ट्रेसिंग तकनीकी क्या होती है, एटॉमिक आपके परमाणु से न्यूक्लियर एनर्जी सेंटर्स में भी हम करते हैं, पावर प्लांट्स में भी करते हैं। तो यही आपका ड्यूटेरियम के रूप में यूज़ होता है। तो ध्यान रखना इसको, कहाँ कौन है, सबसे अधिक मात्रा में कौन है, सबसे अधिक यूज़फुल कौन है, ठीक है, किस में एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन होता है, किस में केवल प्रोटॉन होता है। और हम अगले पढ़ते हैं ट्रिटियम में। ट्रिटियम जिसे हम हाइड्रोजन 3 भी के नाम से भी जानते हैं। सबसे बड़ी बात है हाइड्रोजन का वह आइसोटोप जो रेडियोधर्मी होता है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होता है। तो ध्यान रखिएगा, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स कौन सा है। तो हाइड्रोजन का जो ट्रिटियम आइसोटोप्स होता है ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होता है, और ये सबसे कम प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो कौन सा सबसे कम मात्रा में है, तो हम कहेंगे T3। सबसे हल्का कौन सा है, हाँ ये भी क्वेश्चन है वो, सबसे लाइट वेट का, सबसे हल्का आइसोटोप्स, तो हल्का आइसोटोप्स प्रोटियम है। सबसे यूज़फुल है दवाओं वगैरह में ड्यूटेरियम है, न्यूक्लियर रिएक्टर वगैरह में कौन सा होता है, D2 ड्यूटेरियम होता है। और रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स किसे कहते हैं, वो ट्रिटियम होता है। तो ध्यान रखिएगा। और तीसरी सबसे बड़ी बात ध्यान रखना है कि यहाँ पर एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन हमें मिलते हैं। इसलिए इसका जो एटॉमिक मास 3 हो जाता है और एटॉमिक नंबर 1 होता है। तो तीनों के एटॉमिक नंबर सेम होते हैं। चलिए इसी चीज़ को इंग्लिश में आप जो लोग पढ़ रहे हैं वो देख लीजिएगा। सेम बात, जो बातें मैंने बताई हैं वो सेम बात टोटल वाला इंग्लिश में है, ठीक है। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम सबसे लाइट वेट होता है ये, ठीक है, मोस्ट लाइट वेट होता है, सबसे हल्का होता है। लेकिन अमाउंट के रूप में सबसे ज़्यादा विद प्रेजेंस ऑफ 9.8 प्रोटियम इज़ द फाउंड क्वाइट एबंडेंट, काफ़ी बड़ी मात्रा में मिलता है नेचर में, ठीक है। रेडियो एक्टिव कौन सा है, तो हाइड्रोजन का रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। तो ध्यान रखिएगा, ट्रिटियम है हमारा, कितने प्रोटॉन होता है, कितने न्यूट्रॉन होते हैं, ये सब मैं बता चुका हूँ आपको, ठीक है। H1 प्रोटियम में 1 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन, नो न्यूट्रॉन, कोई एब्सेंस होता है न्यूट्रॉन, इसमें न्यूट्रॉन नहीं है, ध्यान रखिएगा फिर, ठीक है। इसमें एक न्यूट्रॉन 1 प्रोटॉन, और इसमें 1 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये चीज़ें हुई हाइड्रोजन के आइसोटोप्स, उनके यूजेस, कौन कितना मात्रा में मिलता है हमें। अब अगला टॉपिक इसी से बनता है पदार्थ की अर्ध आयु, हाफ एज ऑफ सब्सटेंस। तो हाफ एज ऑफ सब्सटेंस हम उनकी बात करते हैं जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, रेडियोधर्मी होते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था रेडियोधर्मिता या रेडियो एक्टिविटी क्या होती है। तो रेडियो एक्टिविटी पे हम लोगों ने क्या समझा था, कोई भी ऐसे एटम्स जिनके जो न्यूक्लियस अनस्टेबल होते हैं, और अनस्टेबल होने के कारण वे एनर्जी लॉस करते हो, और ये एनर्जी लॉस वो अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स के रूप में करते हैं। तो जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट के जो एटॉमिक नंबर है वो उसका आधा रह जाए, तो उस समय को, उस ड्यूरेशन को हम कहते हैं हाफ एज। तो कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट कितने समय में उसके एटॉमिक नंबर उसका आधा रह जाता है, या उसकी अनस्टेबिलिटी जो होती कितने समय में ख़त्म हो जाए, उसकी एनर्जी कितने समय में लॉस कर रहा है, या वो कितने समय में स्टेबल हो जाता है। तो ऐसी चीज़ों को हम लोग अर्ध आयु कहते हैं, हाफ एज ऑफ सब्सटेंस। इसको सिंबल हम लोग चलिए अब मुझे कलर चेंज करना पड़ेगा। इसका सिंबल हम लोग जो यूज़ करते हैं T1/2, ठीक है, T1/2 अर्ध आयु का प्रतीक। तो जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की आयु, वह समय है जिसके परमाणुओं की संख्या, याद रखिएगा एटॉमिक नंबर, विघटन के बाद, डीइंटीग्रेशन के बाद जो इनिशियल वैल्यू से रहकर उसकी आधी हो जाए। सिंपल सी बात है, जितने एटॉमिक नंबर थे वो घटकर आधे रह जाएं, उसे उसकी हाफ एज कहते हैं। इसकी खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की थी। तो हाफ एज के बारे में, अर्ध आयु के बारे में डिस्कवर किसने किया, ये बात अर्नेस्ट या रदरफोर्ड ने की थी। बहुत फेमस हैं ये रदरफोर्ड साहब। तो आगे इसी बात को हम लोग देखते हैं इंग्लिश में, हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस
is a time in which numbers of atoms decreases to half of its initial value due to disintegration। ठीक है, वही बात है कि कितने समय में उनकी परमाणुओं संख्या घटकर आधी रह जाती है। ठीक, उसी समय को हम हाफ एज कहते हैं। इसका सिंबल मैंने बताया T 1/2 से हम लोग इंडिकेट करते हैं, और इसकी डिस्कवरी का श्रेय जाता है रदरफोर्ड को। ठीक है, इतनी बात याद रखनी, इतनी बात याद रखें तो आपके जो हम लोग एग्जाम देते हैं एसएससी वगैरह में से नॉर्मली ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। हाँ, आगे हम लोग पढ़ेंगे कि किसी जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो कितने समय में वो आधे रह जाते हैं, और इनको फाइंड आउट करने में किन किन लोगों ने कौन कौन से यूनिट का हम लोग यूज़ करते हैं, कौन कौन सी इकाइयों का, पैमानों का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो देखिए पदार्थ की अर्ध आयु, हाफ एज ऑफ सब्सटेंस की जब बात करते हैं तो अगर आपसे इसका अर्ध आयु का एसआई यूनिट, एसआई मात्रक पूछता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एसआई यूनिट इसको हम कहते हैं बैक्यूरेल। हाँ, कौन है? बैक्यूरेल। तो हेनरी बैक्यूरेल साइंटिस्ट है, उन्हीं के नाम पर इसका। तो बैक्यूरेल यूनिट की वैल्यू क्या होती है? 1 डिके, 1 6 पर सेकेंड। एक डिके, एक 6 मतलब डिके होता है लॉस ऑफ एनर्जी पर सेकेंड, ध्यान रखिएगा 1 डिके पर सेकेंड। उससे बड़ी यूनिट होती है अदर यूनिट्स जो होती हैं, इसमें एक क्यूरी आती है जिसको आई इंडिकेशन है, और एक रदरफोर्ड। रदरफोर्ड अर्ध आयु की सबसे बड़ी इकाई, ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लार्जेस्ट यूनिट ऑफ अर्ध इकाई, अर्ध आयु की सबसे बड़ी इकाई किसे माना जाता है? एक रदरफोर्ड। तो देखिए पहले समझते 1 क्यूरी कितना होता है पर सेकेंड। एक सेकेंड में 37 बिलियन डिसइंटीग्रेशन होता है। तो कितनी एनर्जी लॉस कर रहा है? 37 बिलियन डिसइंटीग्रेशन के बराबर पर सेकेंड। तो सोचिए कितनी एनर्जी लॉस करता है। या 1 क्यूरी आपसे पूछेगा तो पर सेकेंड 37 × 10⁹ डिसोल्यूशन विक्टन, डिसइंटीग्रेशन की बात करता है। तो आपसे जो क्वेश्चन होता है क्यूरी का वैल्यू क्या हो, तो पर सेकेंड 37 × 10⁹। ठीक है, और 1 रदरफोर्ड कितना होता है? 2.703 × 10⁻⁵ क्यूरी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा वैल्यू कभी कभी पूछ लेते हैं, वैसे वैल्यू पूछा कम ही है हमारे एग्जाम में। ये पूछा है कि हाफ एज का जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, या एसआई यूनिट क्या है, सबसे छोटा यूनिट क्या है? बैक्यूरेल है, और सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? रदरफोर्ड। ये बातें ध्यान रखनी है दोनों। ठीक है, अब कुछ जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, हम उनकी हाफ एज कितने समय में वो घटकर आधे रह जाते हैं, कितने समय में वो आधे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूरेनियम 235 की। यूरेनियम 235 की अगर बात करें हम, ठीक है, यूरेनियम 235 एक वीक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, एक वीक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, और इसकी जो हाफ एज होती है वो 44.68 करोड़ होती है, 44.68 करोड़ होती है। रेडियम, रेडियम हम जानते हैं जो साइनिंग करता है रेडियम आरडी की, इसकी हाफ एज 1600 वर्ष होती है, ध्यान रखिएगा 1600 वर्ष। और जो यूरेनियम में कन्वर्ट होने के बाद यूरेनियम 238 में चेंज हो जाता है। तो यूरेनियम 235 जो होता है, ठीक है, यूरेनियम 92 कन्वर्ट्स इनटू यूरेनियम 238 कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 35,238 में खुद ब खुद चेंज होता है, और ये दोनों हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर में एज अ फ्यूल यूज़ होते हैं। 235 कॉमन है, सबसे इंपॉर्टेंट। रेडियम की अर्ध 1600 वर्ष है। थोरियम मैंने बताया था लास्ट क्लास में, भारत थोरियम का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। केरल की मोनोजाइट बालू से बहुत बड़े पैमाने पर इनको मिलता है। ठीक है, थोरियम 232 जिसकी अर्ध आयु 14 अरब वर्ष है, 14 बिलियन ईयर है। बताइए, बहुत ज़्यादा, इतना समय लेता है ये विघटित होने में, डिस्चार्ज होने में। ठीक है, और पोलोनियम ये सबसे कम समय में, पोलोनियम PO इसकी अर्ध मात्र 140 दिन है, 140 डेज। तो सबसे कम समय में कौन हो रहा है? कम समय में कौन सा न्यूक्लियर फ्यूल जो है या रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है सबसे कम समय में हाफ एज को गेन कर रहा है? तो है पोलोनियम। ठीक है, पोलोनियम जिसकी खोज मैडम क्यूरी ने की थी, और पोलोनियम के नाम पर एक देश का नाम है, पोलैंड का नाम। ठीक है,
पोलैंड का नाम भी है तो ध्यान रखिएगा, पोलोनियम से पोलैंड का देश का नाम पर पड़ा हुआ है। थोरियम जिसकी अर्थ 14 बिलियन, और सबसे ज़्यादा किसकी हो जाएगी आपकी 14 बिलियन ईयर, और वो 44 करोड़ में। तो यूरेनियम, तो थोरियम सबसे ज़्यादा हो रहा है यहाँ, ठीक है, सर्वाधिक अर्ध आयु, मैक्सिमम हाफ एज होती है, ठीक है। तो इनको हमने देखा, तो ध्यान रखना है कि आपको ये यूनिट्स पता होनी चाहिए, किसका क्या यूनिट, वही सेम चीज़ मैंने इंग्लिश में बताया हुआ है आपको। एसआई यूनिट बैकुरल, लार्जेस्ट यूनिट रदरफोर्ड, ठीक है। क्यूरी यूनिट 37 बिलियन डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड होते हैं आपके। अभी मैंने जस्ट बताया यूरेनियम 235 यूरेनियम 238 में कन्वर्ट हो जाता है डिसइंटीग्रेट होके, और इसका 44 यहाँ पर ये वैल्यू तो ये आपका 44.68 होना चाहिए, ठीक है, 44.68 मिलियन ईयर, ठीक है, मिलियन ईयर लगते हैं इसको। रेडियम को 1600 वर्ष, और थोरियम को आपको लगता है 14 बिलियन, पोलोनियम सबसे कम, लीस्ट टाइम। तो ठीक है, ध्यान रखिएगा इनको, एक बार एक नज़र से इनको गुजार लेना है, और ऐसा कोई विशेष नहीं आता इनमें क्वेश्चन। चलिए अब आगे पढ़ते हैं ट्रेशर टेक्नोलॉजी। ट्रेशर टेक्नोलॉजी या ट्रेशर तकनीकी क्या होती है, ये भी रेडियो एक्टिविटी से जुड़ा हुआ है, रेडियोधर्मी पदार्थों से जुड़ा हुआ है ट्रेशर टेक्निक। तो देखिए, ट्रेशर टेक्निक एक स्पेसिफिक टेक्निक है जिसके द्वारा हम लोग ये जानते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कितने एक्टिव हैं, उनके रासायनिक क्रियाओं में वो किस तरीके से भाग ले रहे हैं, सब पार्टिसिपेट करते हैं। तो रेडियोधर्मी ट्रेशर तकनीक, तो ये किससे रिलेटेड है, तो रेडियोधर्मिता, रेडियो एक्टिविटी से। ये भी एक क्वेश्चन अपने आप में बनेगा। ट्रेशर टेक्नोलॉजी किससे जुड़ा, रेडियो एक्टिविटी से। इस तकनीक में रासायनिक और अन्य प्रक्रियाओं में तत्वों या रासायनिक प्रक्रिया में उसका व्यवहार का पता लगाया जाता है, कितना समय ले रहा है कोई चीज़, न्यूक्लाइड का कितना उपयोग किया जाए, ये रेडियोधर्मिता के माप के रूप में, मीन्स यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी के रूप में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ट्रेशर टेक्नोलॉजी, रेडियो एक्टिविटी कितना व्यवहार में काम कर रही है, कहाँ कितना यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि वो कहाँ कैसे, जैसे कि अब एक आम इंसान के लिए रेडियो एक्टिविटी की माप, ठीक है, लेकिन अब साइंस में ये वैज्ञानिकों लेके तो भाई किसी ना किसी चीज़ को जानेंगे। अब जैसे वो अब शरीर में कैंसर की खोज या पता लगाने के किस लेवल तक कैंसर आ चुका है, इसमें आपके ट्रेशर टेक्नोलॉजी का यूज़ होती है। आइसोटोप्स यूज़ होते हैं, मैंने बताया था बहुत सारे आइसोटोप्स, ठीक है, जैसे फास्फोरस 23 ल्यूकीमिया के लिए, हाँ, तो ऐसे बहुत सारे मैंने बताए हैं। पौधों के किस हिस्से में कितना फर्टिलाइज़र यूज़ हुआ है, अब इस चीज़ को जानना है भाई, जड़ में कितना फर्टिलाइज़र यूज़ हो रहा है, कि स्टेम में कितना, जड़ों में कितना है, ब्रांचेस में कितना है, तो आपने तो ऐसे ही डाल दिया फर्टिलाइज़र, एक आम इंसान के लिए तो होता है, लेकिन जो वैज्ञानिक मापदंड होते हैं वो कोई ना कोई कैलकुलेशन पे होते हैं, तो ये ट्रेशर टेक्नोलॉजी के द्वारा पता लगाया जाता है। ऑटोमोबाइल्स का इंजन, इफ़िशियंसी ऑफ इंजन, कितना वो वियर कर सकता है, कितना उसमें कैपेसिटी ढोने की क्षमता है, कितना पावर जनरेट कर सकता है वो, ठीक है। तो ये सब कैसे बनाए जाते हैं, कोई ना कोई तो टेक्नोलॉजी होगी, उसी टेक्नोलॉजी को हम लोग ट्रेशर टेक्नोलॉजी कहते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं रेडियोधर्मिता या ट्रेशर टेक्निक, ठीक है, ये शायद ट्रेशर टेक्नोलॉजी है, ठीक है। ट्रेशर टेक्नोलॉजी, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइड्स आर यूज्ड टू ट्रेस द बिहेवियर ऑफ एलिमेंट्स, मैंने भी कहा था बिहेवियर ऑफ एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स होते हैं उनका व्यवहार क्या है, आर केमिकल स्पीसीज इन केमिकल एंड अदर प्रोसेस। तो ये रसायनों का कितना यूज़ हो रहा है प्रक्रियाओं में, केमिकल एक्टिविटीज़ क्या होती है, इसकी माप की बात करते हैं हम लोग ट्रेशर टेक्नोलॉजी के द्वारा। और इससे हम एक प्रकार से अभी कह रहे हैं ये मेजरमेंट करता है एक प्रकार से रेडियो एक्टिविटी का, यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी भी कह सकते हैं इसे। इन अभी मैंने बताया इन सर्चिंग और डिटेक्टिंग कैंसर इन द बॉडी, हाउ मच फर्टिलाइजर हैज़ बीन यूज्ड इन विच पार्ट ऑफ द प्लांट, कि एक पौधे के किस हिस्से में कितना फर्टिलाइजर यूज़ होता है, ऐसी चीज़ों का पता लगाने के लिए हम भी ट्रेशर टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं। एंड द डिटरमाइन द वियर कैपेसिटी ऑफ ऑटोमोबाइल्स इंजन, कि जो हमारी गाड़ियाँ हैं इनका इंजन में सहने की क्षमता
ढोने की क्षमता, ठीक है, ऐसे होते हैं। अब टाटा वाला आता है कहता है ना इतना टन, इतने टन, 14 टन इंजन हमारा वियर कर सकता है, कोई कहता 20 टन, कोई कहता 10 टन, ठीक है। तो इंजन की कैपेसिटी को जांच, तो कितना केमिकल व्यवहार कर रहा है। चलिए एक छोटा सा टॉपिक और हम लोग कर देते हैं। देखिए आइसोटोप्स तो हम लोगों ने पढ़ा ही, अब हम पढ़ने जा रहे हैं आइसोबार, आइसोटोप्स एंड आइसोबार, उसी से थोड़ा रिलेटेड है। तो एक साथ मैंने उनको एक साथ लाने की बात कही है। तो आइसोटोप्स के साथ अब हम पढ़ेंगे आइसोबार। ठीक है, आइसोबार। तो आइसोटोप्स क्या थे? द एलिमेंट विच है सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, मीन्स समान परमाणु संख्या और द्रव्यमान भिन्न हो। ये उसका जस्ट रिवर्स होता है, अपोजिट हमें याद है। आइसोबार क्या है? आइसोटोप्स का उल्टा। इसका मतलब आइसोबार वे परमाणु होते हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या, वहाँ द्रव्यमान संख्या समान होती है लेकिन परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है, ठीक है। तो एटॉमिक जो मास होता है वो सेम होती है लेकिन एटॉमिक नंबर क्या होते हैं? वो भिन्न भिन्न होते हैं, डिफरेंट होते हैं। जैसे कुछ उदाहरण, ये उदाहरण से ही हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखिएगा। या डेफिनेशन आएगी या एग्जाम्पल आएगा, डेफिनेशन या एग्जाम्पल आएंगे, ठीक है। आइसोबार कौन से निम्न में आइसोबार है? जैसे आइसोटोप्स हमने पीछे पढ़े हाइड्रोजन के, वैसे आइसोबार पूछ लेगा कि एटॉमिक मास सेम होना चाहिए और एटॉमिक नंबर डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है। तो एटॉमिक संख्या, एटॉमिक मास जिसको हम लोग ए से इंडिकेट, ये सेम होती है लेकिन एटॉमिक नंबर जिसको जेड से कहते हैं ये डिफरेंट होते हैं। अब देखिए आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, इनकी एटॉमिक संख्या डिफरेंट होती है 18, 19, 20, लेकिन इनका एटॉमिक मास सेम होता 40, 40, 40, ठीक है। ऐसे ही कार्बन और नाइट्रोजन, ध्यान रखिएगा ये सब एग्जाम्पल आते हैं। कार्बन और नाइट्रोजन, ये एटॉमिक नंबर, इनकी एटॉमिक संख्या 6 और 7 है, एटॉमिक नंबर 6 और 7 है, लेकिन कार्बन 14 जो कार्बन का एक आइसोटोप से, कार्बन 40 एक समस्थानिक है कार्बन का आइसोटोप से, इसका एटॉमिक मास 14 है और नाइट्रोजन का भी एटॉमिक मास 14 है। इसलिए नाइट्रोजन हम कैसे, नाइट्रोजन और कार्बन 14 इन दोनों के जो एटॉमिक मास हैं 14 होते हैं, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के आइसोबार हैं। जबकि इनके एटॉमिक नंबर डिफरेंट होते हैं, 6 और 7, कार्बन का 6 और नाइट्रोजन का 7 होता है, लेकिन उनका एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, ठीक है। अब देखिए एटॉमिक मास क्या होता है भाई, एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं? तो हम एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों को ऐड कर देते हैं। मीन्स अगर हम कहें हम एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं, इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनको हम क्या करते हैं? प्लस कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो देखते हैं, चलिए इसको मैं दूसरे कलर में ले लूँ तो आपको और समझ में आएगा, ठीक है। देखिए तो हम कहें कि भाई आर्गन का एटॉमिक मास कितना है? 40 है, एटॉमिक नंबर 18। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में कोई एक ले लेगा, आइदर प्रोटॉन नंबर और इलेक्ट्रॉन नंबर। लेकिन जब हम एटॉमिक मास की बात करते हैं तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों को हम प्लस कर देते, तो 22 और 18 40। ऐसे ही देखिए पोटेशियम की बात अगर हम करें, के की बात, इसका भी एटॉमिक मास 40 है। अब ये करेंगे इसके न्यूट्रॉन कितने? 21 और इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 19, तो दोनों को करेंगे 40 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपका कैल्शियम, ये देखिए 20, 20, तो किसकी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन संख्या, इलेक्ट्रॉन संख्या बराबर है? वो कैल्शियम, ठीक है। दोनों का 20-20 है, कैल्शियम का 20 न्यूट्रॉन होते हैं और 20 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखें, सेम होते हैं। तो इस चीज़ ऐसे क्वेश्चंस आपको बने हैं। आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, इनके एटॉमिक नंबर अलग अलग होते हैं, 18, 19, 20, लेकिन तीनों के मास इक्वल होते हैं। ऐसे ही कार्बन और नाइट्रोजन एक प्रकार से ये आइसोबार है। किस बेस पे? कार्बन 14
सारे कार्बन ही, कार्बन 14 और नाइट्रोजन 14, दोनों का जो एटॉमिक मास है वो 14 है, एटॉमिक मास 14 है, इसलिए ये आइसोबार है। आइसोबार क्या होते हैं? क्या होते हैं? ऐसे तत्व जिनके परमाणु द्रव्यमान समान हो, परमाणु संख्याएं भिन्न भिन्न होती हैं। आइसोटोप्स के जस्ट अपोजिट होते हैं। तो आगे इसी चीज़ को मैंने इंग्लिश में भी बताया हुआ है, तो जो लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं सेम बात जो मैंने रिपीट की है समझाने के क्रम में, ऐसा कुछ नहीं है, बस आपको डेफिनेशन या टेक्निकल वर्ड इंग्लिश में चाहिए होते हैं तो वो मैं दे देता हूँ, ठीक है। तो आप इनको एक बार नोट कर लीजिएगा, बहुत आसान होते हैं, बस थोड़ा सा रिवीजन करना है आपको, और नो डाउट आपकी परीक्षाओं में बिल्कुल हेल्प करने वाले हैं। तो ऐसे क्वेश्चन से बचने नहीं हैं। तो देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, हर लोग हर चीज़ क्लास में संभव नहीं हो पाती, तो मैं अपने बच्चों से भी कह रहा हूँ, और जो बाहर के बच्चे देख रहे हैं वो तो देखते ही रहेंगे, ठीक है। तो फिर हम लोग मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।